चलो ना माँ, और कितनी देर लगाओगी? बस बस आ गई बेटा। ये क्या माँ, ये सब क्या है? मैंने बोला था ना कि वहां पर सब कुछ मिलेगा, फिर भी तुम नहीं मानी। अरे बेटा, इसे ढोना थोड़ी है, गाड़ी जब जा ही रही है तो ये भी साथ चला जाएगा। तुम भी ना माँ, तुमसे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। माँ के हाथों से खाने का टिफिन अपने हाथ में लेते समय माँ के हाथों का स्पर्श प्रमोद को कुछ ठीक नहीं लगा। वो माँ से कहता है, अरे माँ, जाकर हाथ तो धो लो, तुम्हारे हाथों में शायद कुछ लगा है। कैसे हो रहे हैं ये तुम्हारे हाथ? तो माँ ने कहा, नहीं नहीं बेटा, ये तो ऐसे ही है, तू ध्यान मत दे। थोड़ी ही देर में वो शिमला की सैर को निकल पड़ते हैं। आज बहुत दिनों बाद प्रमोद को ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी मिली है, जिसका लुत्फ उठाने में वो अपने 2 छोटे भाई बहन और अपनी माँ के साथ शिमला जा रहा है। ये उनका पहला मौका है जब वो अपने शहर से इतनी दूर आए हैं। शिमला की वादियाँ वाकई बहुत खूबसूरत हैं। उन्हें यहाँ बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हर तरफ बर्फ गिरी हुई है। वैसे तो उनका अपना शहर भी काफी खूबसूरत है, मगर शिमला की तो बात ही कुछ निराली है। चारों तरफ सफेद चादर ओढ़े प्रकृति का सुंदर स्वरूप मन को मोहने के लिए काफी है। प्रमोद अपने 2 भाई बहन और अपनी माँ के साथ वहां बहुत एंजॉय करता है। काफी देर घूमने फिरने के बाद वो होटल चले जाते हैं, जहां प्रमोद खाने का ऑर्डर करता है, मगर माँ उसे मना करते हुए खाने का टिफिन निकालती है। तब प्रमोद कहता है, माँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि वहां सब कुछ मिलेगा, मगर फिर भी तुम जिद करके सारा सामान यहाँ ले आई। अब तुम ही बताओ कि ये सब ढो के यहाँ तक लाने का क्या फायदा हुआ, जब यहाँ पर सब कुछ उपलब्ध है और वो भी ताजा। तो माँ हंस के कहती है, अरे बेटा, माँ के हाथों का बस कुछ दिन और खा ले। मेरी उम्र दिन ब दिन ढलती जा रही है, न जाने ऊपर वाला मुझे कब बुला ले। माँ, हम सब यहाँ छुट्टियाँ एंजॉय करने आए हैं और तुम यहाँ पर ये सब बेकार की बातें लेकर बैठ गई हो। क्या ये सब बातें यहाँ करना जरूरी है? अरे नहीं नहीं बेटा, बस यूं ही मुंह से निकल गया। प्रमोद को मिले छुट्टियों के 3 दिन बहुत ही जल्दी खत्म हो जाते हैं और अब समय है वापस लौटने का। प्रमोद अपने भाई बहन को वापस चलने के लिए जगाता है। चलो चलो, होटल खाली करने का समय हो गया है, घर नहीं चलना है क्या? अभी तक सब घोड़े बेचकर सो रहे हो। प्रमोद के जगाने पर सबकी नींद टूटती है और होटल से घर जाने की तैयारियां शुरू हो जाती है। लेकिन तभी पता चलता है कि रात को यहाँ काफी बर्फबारी हुई है, जिसके कारण यहाँ से जाने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब तो बर्फ पिघलने के बाद ही यहाँ से जाना संभव हो पाएगा। इस खबर को सुनकर प्रमोद बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे तो बस 3 दिन की ही छुट्टी मिली थी और अब अगर उसने 1 दिन की भी ऑफिस पहुंचने में देर की तो वहां उसके पैसे कटने शुरू हो जाएंगे। प्रमोद की माँ उसे समझाती है, बेटा प्रमोद, तू परेशान मत हो, ये सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, ये सब भगवान की माया है और इसमें नाराज होने से तो कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ा इंतजार कर लो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे लगभग 1 हफ्ता बीत जाता है, मगर बर्फबारी वहां पर लगातार जारी रहती है। माँ की बात का प्रमोद पर कोई असर नहीं होता। वो तो सोच सोच कर दीवार पर अपना माथा पीट रहा था। 7वें दिन प्रमोद का छोटा भाई प्रवीण, जो अपने भाई को कई दिनों से परेशान देख रहा था, वो प्रमोद के पास आता है और कहता है, भैया, आपसे एक बात कहूं? चिड़चिड़ा हो चुका प्रमोद चिड़चिड़ेपन और थोड़ा नाखुश अंदाज में कहता है, हाँ कहो। भैया, वैसे तो तुम्हारा परेशान होना जायज है,
क्योंकि तुम्हारी छुट्टियां कब की खत्म हो गई है और हम यहीं फंसे हैं। तुम्हारे ऑफिस का बहुत लेट हो रहा है। वहां जाकर शायद तुम्हें अपने सीनियर से डांट भी खानी पड़े और तुम्हारे पैसे भी कटें। लेकिन भैया, क्या तुमने कभी इस समस्या के दूसरे पहलुओं को समझने की कोशिश की है? प्रमोद कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? सीधे सीधे कहो। तो प्रवीण कहता है, भैया, यही कि प्रकृति ने आपके सामने जो परेशानियां खड़ी की है उसका निश्चित रूप से एक अच्छा मकसद भी है। प्रमोद थोड़ा गुस्से में आ जाता है। प्रवीण, तुम्हें बकवास ही करनी है तो तुम यहां से जा सकते हो। तो प्रवीण कहता है, नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। तो प्रमोद कहता है, तो फिर कैसी बात है? तो उसका छोटा भाई प्रवीण कहता है कि भैया, क्या तुमने कभी माँ के हाथों को देखा है? उन्हें स्पर्श किया है? रात दिन हमारे लिए काम करते करते उनके हाथ बिल्कुल कठोर और खुरदरे हो गए थे। उन्हें कभी एक पल की फुर्सत ही नहीं मिली। लेकिन यहाँ होटल में लगभग 10 दिन से रहते हुए उन्हें एक प्लेट भी धोनी नहीं पड़ी। सब कुछ होटल में ही मिल जाया करता है। उन्हें यहाँ खाना बनाने और बर्तन मांजने की भी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ होटल से ही मिल रहा है। भैया, क्या आपने कभी गौर किया है कि इन 10 दिनों में माँ के हाथों को कितना आराम मिला है? अब वो पहले की तरह सख्त और खुरदरे नहीं हैं, बल्कि मुलायम हो गए हैं। भैया, तुम्हारी एक्स्ट्रा छुट्टियाँ चाहे जितनी परेशानियाँ खड़ी करें, लेकिन जाने अनजाने में तुमने माँ को जो सुख दिया है उसे माँ के हाथों को स्पर्श करके तुम खुद जान सकते हो। अपने भाई प्रवीण की ये सब बातें सुनकर प्रमोद को ख्याल आया कि जब हम घर से शिमला के लिए निकल रहे थे तब उसने टिफिन पकड़ते हुए माँ के हाथों को स्पर्श किया था, जो सच में बहुत अजीब हालत में थे और बहुत कठोर भी थे। और जब मैंने इन्हें धोने के लिए कहा तब माँ ने ये कहकर मुझे टाल दिया था कि बेटा, ये तो ऐसे ही है, तुम ध्यान मत दो। प्रमोद ने मन में सोचा कि माँ के हाथ तो सच में बहुत खुरदरे हो गए हैं और इस बात पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, और ना ही माँ ने इस बात की कभी हमसे शिकायत ही की। वो तो बस दिन रात हमारा ख्याल रखने में ही लगी रहती है, बिना इस बात का ध्यान दिए कि माँ के शरीर का एक हिस्सा खराब होता जा रहा है हमारी वजह से। ये सब सोचकर प्रमोद बहुत इमोशनल हो गया और उसने अपने भाई प्रवीण से कहा कि भाई, देखो ना, मैं कितना स्वार्थी हूँ। मैं चंद रुपयों के लिए ये भूल गया कि यहाँ रुकने से मेरी माँ को और माँ के हाथों को कितना आराम मिल रहा है। भाई, माँ के निस्वार्थ प्यार के लिए अगर मैं अपनी जिंदगी की सारी कमाई भी माँ पर लुटा दूं तो वो भी कम है। दूसरे कमरे में बैठी माँ अपने दोनों बेटों की सारी बातें सुन रही थी और उनकी आंखों में आंसू थे। अपनी दोनों हथेलियों को देखते हुए वो मन ही मन बोली कि जिस माँ के पास ऐसे बेटे हों, उन बेटों के लिए ये 2 हाथ तो क्या, मैं सारी की सारी भी कुर्बान हो जाऊं ना, वो भी कम है। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी अपनी माँ के हाथों पर ध्यान दिया है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।